here to discuss about a serious problem that the society is facing. And this problem relates to a sharp decline in the number of women in the country's population. And more than women is the decline in the number of girl children. If you look at the figures of 2001 census, you find that the sex ratio, which is in India measured by the number of women per thousand men, then the sex ratio among children, under 6 children, or what's called the child sex ratio, has sharply declined by about 18 points. Now, this is not a small decline, because even a decline of 3 and 4 points in the sex ratio used to cause a lot of concern. आज हम सभी एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं जो लड़कियों के प्रति भेदभाव रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सन 2001 तक लगभग 3 लाख लड़कियां प्रत्येक वर्ष लुप्त हो रही थीं और बहुत जल्दी यह आंकड़ा 10 लाख प्रति वर्ष को पार कर जाएगा। शिशु लिंग अनुपात में भारी गिरावट के हम कई कारण बता सकते हैं, परंतु ठोस प्रमाण इस ओर संकेत देते हैं कि बच्चों के लिंग अनुपात में कमी का एक सबसे बड़ा कारण लिंग परीक्षण और लिंग चयन रहा है। पिछले कुछ दशकों में हमने शिशु लिंग अनुपात में तेज गिरावट देखी है। जनगणना 1951 में जहां प्रत्येक 1000 लड़कों के मुकाबले 983 लड़कियां थी, वे जनगणना 2001 में घटकर 927 रह गईं। बच्चों के लिंग अनुपात में तीव्र कमी 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के बीच दर्ज की गई। उन्नीस और 1991 के बीच जहां प्रत्येक 1000 लड़कों पर 17 लड़कियों की और अधिक कमी दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ 1991 और 2001 के बीच प्रत्येक 1000 लड़कों पर 18 लड़कियों की कमी पाई गई। सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश अग्निहोत्री, जो कि बरसों से लापता लड़कियों के विषय पर काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि तेजी से घटती संख्या आखिर क्या संकेत देती है। You see, this decline in sex ratio by 15 points, 20 points, and there are districts where the sex ratio decline has created a situation where you are having a sex ratio of 800, 790, 780. It clearly shows that elimination is ongoing. And this elimination happens because you ascertain the sex of the child, sex of the fetus, and then abort. जनगणना 2001 तक पंजाब और हरियाणा राज्यों के 10 जिलों ने देश के सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिलों में अपना नाम दर्ज कराया। ये जिले हैं फतेहगढ़ साहब, कुरुक्षेत्र, पटियाला, अंबाला, मनसा, कपूरथला, भटिंडा, संगरूर, सोनीपत और गुरदासपुर। जनगणना 2001 तक देश में 14 ऐसे जिले थे जहां शिशु लिंग अनुपात 800 से भी कम पाया गया। 800 से 849 शिशु लिंग अनुपात में 31 जिले, 850 से 899 में 71 जिले, 900 से 949 में 212 जिले, 950 से 999 में 246 जिले और 1000 से अधिक शिशु लिंग अनुपात में केवल 5 जिले दर्ज किए गए। घटते हुए लिंग अनुपात से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का मानना है कि कई जिलों में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की संख्या दिन प्रतिदिन बेतहाशा बढ़ती जा रही है। साथ ही लिंग जांच की बात को कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकारा नहीं जाता। कि आज की स्थिति देखें तो जैसलमेर जिले में भी 3 क्लिनिक है। उसके साथ साथ हम राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की बात करें तो वहाँ 88 क्लिनिक है
उसका बहुत बड़ा कारण यही है क्योंकि जो CMHO और जो सलाहकार समिति के जो मेंबर है उस मेंबर की नासमझी या समझ नहीं होने की वजह से वो पूरा निरीक्षण नहीं करते हैं, समय समय पर उसकी जगह को जाके नहीं देखते हैं। इसलिए निरंतर आज की स्थिति ये है, निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की संख्या बढ़ रही है। हमारे जिले में जो 3 थी उसकी जगह आज 4था आवेदन आया हुआ पड़ा है। उस आवेदन में भी ये कहा गया हम उसको दे देंगे क्योंकि इतना आसान हो गया आज की तारीख में, इतना आसान हो गया। कोई भी व्यक्ति जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज मांगते नहीं है, एक साधारण सा फॉर्म भर के वो CMHO में जमा करते हैं क्योंकि CMHO के पास भी ऐसी जानकारी अधिकतर नहीं रहती है और वो तुरंत इनको आवेदन के लिए ये कह देते हैं कि इसको पंजीकृत कर दिया जाएगा, जिसका परिणाम ये है कि जोधपुर और जैसलमेर जिले में आज काफ़ी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक हो गए हैं। परिवार के मुखिया से बात करते हैं तो नहीं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। उसी तरह हम चिकित्सक से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे क्लिनिक पर ऐसा नहीं होता। ज़िले के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे ज़िले में नहीं होता। लेकिन जिस तरह से लड़कियों की संख्या घट रही है हर ज़िले में, ख़ास तौर पर मैं मेरे ज़िले की बात करूँगा, मेरे ज़िले में लड़कियों की संख्या जो घटी है तो इससे साफ साबित हो रहा है कि मेरे ज़िले में हो रहा है। ये लोग कितना भी डिनाई करें, कितना भी स्वीकार ना करें, लेकिन ज़िले में लिंग जांच के बाद कन्या भ्रूण की हत्या तो हो रही है और करने वाले लोग यही हैं। बढ़ती हुई इस समस्या का एक प्रमुख समाधान ये है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक जैसे अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग लिंग परीक्षण और लिंग चयन में रोका जाए। इस दुरुपयोग को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम यानी PCP-NDT एक्ट पर लगातार सख्ती और दृढ़ता के साथ अमल द्वारा रोका जा सकता है। आइए अब हम इस कानून के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। PCP-NDT एक्ट गर्भधारण के पूर्व व गर्भधारण के पश्चात लिंग जांच पर रोक लगाता है। साथ ही यह कानून प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग द्वारा लिंग जांच व उसके बाद होने वाली कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करता है। आइए कानून विशेषज्ञ संजय पारिक से PCP-NDT एक्ट के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। PCP-NDT एक्ट को अगर हम समझना चाहें तो इसके 2 पार्ट हैं। एक तो ये कि ये रेगुलेट करता है मेडिकल प्रैक्टिसेस को और दूसरा ये प्रोहिबिट करता है। रेगुलेशन का अर्थ ये हुआ कि किन स्थिति के अंदर आप अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन या इस तरीके के दूसरी दवाइयाँ या इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे। प्रोहिबिशन ये है कि जब आप इनको प्रयोग में लाएंगे तो किन स्थितियों के अंदर उनको प्रयोग में लाएंगे और अगर आप किसी भी फीटस का सेक्स बताते हैं तो आप उसका उल्लंघन करते हैं, उसका प्रोहिबिशन उसके अंदर है। तो अगर हम पूरे इस कानून को देखें तो उस कानून को देखने से हमको यही मालूम पड़ता है कि इसका एम्फेसिस यही है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जो एथिकल नॉर्म्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो एक बीमारी को ठीक करने वाली बात है, वहीं तक अपने दायरे को रखें। अगर उसको वो वायलेट करते हैं या उसके बाहर जाते हैं, उस परिधि के बाहर जाते हैं, तो वो ये अपराध करते हैं। और वो सिर्फ अपराध इतना ही नहीं करते, वो समाज के अंदर विसंगतियाँ भी उत्पन्न करते हैं जो अपराधों को जन्म देती हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये मानसिकता को बल देती है जो समाज के अंदर है। आइए देखें कि सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून पर याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर साबू जॉर्ज का इस कानून के बारे में क्या कहना है। The major purpose of the act is to regulate prenatal diagnostic technologies like ultrasound. So since the doctors were not self-regulating themselves, they saw the opportunity of sex determination as a big business. Therefore the law was enacted and the place given for the civil society to be involved in its implementation.
सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की सदस्य और एडवोकेट वर्षा देशपांडे का कहना है कि बड़े स्तर पर पनप रहे लिंग जांच जैसे सुनियोजित अपराध से निपटने के लिए इस कानून का आना बेहद जरूरी था। ये अपने आप में एक सुधार आएगा और अपने आप में लड़कियों का जो बैलेंस है 0 to 6 एज ग्रुप का, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं दिख रहा था। जबकि ये नरसंहार के रूप में एक वैद्यकीय क्षेत्र में आने वाली संगठित एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में, एक क्राइम के रूप में उभर के आ रहा है, ये समझ में आ रहा था। इसी की वजह से इस क्राइम को रोकने के लिए, इस कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए कानून लाना पड़ा। ये आम छोटी सी कोई ऐसी सामाजिक समस्या नहीं थी कि जिसको एक स्ट्रीट प्ले कर लिया, एक अवेयरनेस कैंपेन कर लिया, एक पोस्टर लगा लिया तो ठीक हो जाएगा। ये एक भयंकर रूप से उभर के आने वाला क्राइम है। ये समझ में आने की वजह से ही पीसीपीएनडीटी कानून को लागू करने की जरूरत आन पड़ी। अब सवाल उठता है कि क्या यह कानून इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त है? यहाँ पर हर इंसान को, हर आखिरी इंसान को अपनी एक जगह है। ये सबसे अहम बात है इस कानून की। दूसरी बात, ये सिस्टम को ठीक तरह से चलाने के लिए, मतलब जो भी डॉक्टर इथिकल प्रैक्टिस करके अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाना चाहता है, उसको पूरी मदद देता है। अपनी प्रैक्टिस को डिसिप्लिन में ढालने के लिए पूरा एक सिस्टम बना के समझाता है। साथ साथ में उसको मॉनिटर भी करता है, मतलब वो ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, डिसिप्लिन में प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, इसका भी मॉनिटरिंग करने का काम ये कानून खुद करता है। तीसरी बात इसकी है, अगर कोई इसमें डिसिप्लिन नहीं ला रहा है, कानून को तोड़ रहा है, फीमेल फिटिसाइड कर रहा है, सेक्स डिटेक्ट करके फीमेल फिटिसाइड को मदद कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ में एक्शन सख्ती से लेने के लिए इसकी बहुत ताकत है। पीसीपीएनडीटी एक्ट को लागू हुए 1 दशक बीत चुका है, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आइए हम इसके कारण खोजने की कोशिश करते हैं। 2003 में पीसीपीएनडीटी कानून में सुधार आया और तभी से अगर हम देखें कि इस कानून को चलाने की एक अलग सी प्रक्रिया, एक अलग सा पूरा यंत्रणा सरकारी दौर पर और आम दौर पर खड़ी हो गई, शुरुआत हो गई। लेकिन जब अब 5 साल के बाद, हम 2007 के साल बाद हम अगर मुड़ के देखते हैं, तो क्या इस कानून का जो एक सही मकसद था, जो एक वजह थी इस कानून की, लड़कियों को बचाने की वजह, क्या हम उसे पूरा कर सके? तो हम देखते हैं कि उसका उत्तर नहीं यही है। दूसरी बात, क्या मेडिकल फील्ड में घटने वाली क्राइम को हम रोक पाए, उनको एक डिसिप्लिन में ढाल पाए? तो सच्चाई ये है कि वो भी हम काम बिल्कुल ही नहीं कर पाए हैं। हमारे पास में पूरी यंत्रणा खड़ी है, एक अच्छा सा कानून भी है। इस कानून को चलाने के लिए एक जो सभी कहते हैं कि पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बावजूद हम इस कानून को ठीक तरह से ढंग से चला नहीं पाए हैं। ये अत्यंत आवश्यक है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन को हर स्तर पर मजबूत बनाया जाए, कानून से जुड़े हर पहलू पर काम किया जाए। साथ ही कानून के दायरे में आने वाले सभी भागीदारों जैसे समुचित प्राधिकारी, क्लिनिक के संचालक, अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने वाले डॉक्टर, सलाहकार समिति के सदस्य तथा एनजीओ के प्रतिनिधि को कानून में निहित अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वे इसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हों। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अमल पर काम कैसे और कहां से शुरू किया जाए। आइए हम आपको कानून के क्रियान्वयन से संबंधित